हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाऊँ तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। आज की फर्स्ट स्टोरी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम यहाँ पर उनका नाम नहीं बता सकते, इसीलिए डायरेक्ट हम इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आपसे एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे ही साथ घटी थी। ये घटना सभी लोगों ने मेरे साथ होते हुए देखी है और इवन ये कैमरा वगैरह उसमें भी रिकॉर्ड हुई और कई लोगों ने इसे देखा, बट कुछ लोगों के कारण ना तो इस घटना को सभी लोग जान पाए और ना ही ये घटना आज भी उन तक पहुंच पाएगी। ये बात 2010 की है। उस टाइम पर एज ए लेक्चरर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन हुई थी। वहाँ पर मुझे बीटेक, डिप्लोमा और पीजी के बच्चों को पढ़ाना था। पीजी से मेरा मतलब यहाँ पर एमसीए से है। वहाँ पर एमसीए में सबसे कम स्टूडेंट्स थे, मतलब यही कोई 20 से 15, एमबीए में 25 से 30 और बीटेक में लगभग हर सेक्शन में 60 बच्चे। सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा के लिए थे जिसमें हर एक सेक्शन में 100+ बच्चे थे। एमसीए क्लास में मेरा फर्स्ट डे था। वहाँ पहुँचने के साथ ही एक अजीब सी हैवीनेस मुझे फील हो रही थी। उस टाइम पर जब मैं अपना इंट्रो बच्चों को दे रही थी तब एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ बोलूँ, बट मैं नहीं बोल पा रही थी। मानो किसी ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया हो, जिस कारण मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हुई क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे भी था। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और सीधा क्लास से बाहर आ गई। उस दिन मैंने क्लास ड्रॉप कर दी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास मेरी बीटेक के लिए होती थी और जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं नॉर्मली बच्चों को पढ़ाई। ये तो था मेरा फर्स्ट डे, बट धीरे धीरे हर दिन जब मैं वहाँ पर जाती और एमसीए की क्लास लेती तब मेरे साथ सेम वही चीज़ बार बार होती और धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ये सब बस उस एमसीए वाली क्लास के अंदर ही होता है, बाहर कहीं पर भी नहीं। क्लास में एंटर करते के साथ ही मुझे ऐसा फील होने लग जाता था कि कोई धीरे धीरे मेरे गले पर पकड़ बना रहा है और वक्त के साथ वो पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे फिर वो मेरा गला दबाने लगता है। इस वजह से कई बार कई सारे बच्चों ने भी मेरे साथ इस चीज़ को होते हुए देखा, इवन उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। किसी अनजान वजह से मेरे साथ ये सब होना मेरे लिए ह्यूमिलेटिंग भी था और डरावना भी। इवन जब क्लास के बच्चे मुझे आकर पानी पिलाने की कोशिश करते थे तब मैं पानी तक नहीं पी पाती थी। समहाउ मेरी कंडीशन वहाँ पर क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती थी। एक दिन यही चीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में क्लास से बाहर निकली। और हैरानी की बात थी, क्लास से बाहर निकलते के साथ ही मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मेरे से ये बात ज़्यादा सहन नहीं हो पा रही थी और अब मैं सीधा एचओडी से मिलने गई। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि एमसीए की क्लास का रूम शिफ्ट कर देना चाहिए। मेरी बातें सुनकर वो बस हंस दिए और बोले, एक डॉक्टर की बेटी होकर तुम ऐसी तकियानुसी बातें कैसे कर सकती हो। एक्चुअली मेरे पापा उस एरिया के जाने माने डॉक्टर हैं, जिस कारण उन्होंने मुझसे ऐसा बोला और मेरी बात को हवा में ही टाल दिया। मैंने उनसे और भी कई बार बोला और उनसे ये तक कहा कि आप सीसीटीवी की फुटेज चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं बाकी सारी क्लासेस में एकदम ठीक रहती हूँ। मैंने अगले कुछ क्लासेस लेना कंटिन्यू रखा और ये चीज़ अब भी होती रहती थी। मैं दोबारा एचओडी सर के पास गई क्योंकि अब मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगने लगा था। और अब इस बार उन्होंने बोला, तुम्हें पता है ना इस कॉलेज के ऑनर कौन है, और शायद तुम इस बात को भी जानती होगी कि मैं ये सब फालतू बातें उनसे नहीं बोल सकता। और अगर तुमने भी इस तरह की फालतू बकवास कहीं पर भी फैलाई या फिर किसी और को बोला
तो इस बात को तुम भी जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। मैं जानती थी एचओडी सही थे, इसीलिए तब मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। तब वहाँ हमारे कॉलेज में ही एक बाबा रहते थे जो कि काफ़ी लंबे समय से कॉलेज में ही काम करते थे। बाबा, मैं उन्हें एज के सेंस में बोल रही हूँ, उन पर मैं काफ़ी विश्वास करती थी और अपनी इसी बात को मैंने उन्हें ही बताया। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने बस इतना कहा, ये कॉलेज तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और बात बोली जो कि मुझसे एचओडी ने भी कही थी कि मैं इस बात को किसी को भी ना बोलूं। जाते जाते उन्होंने मुझसे एक बार फिर कहा, जितना मुझे पता है यहाँ का हवा पानी आपके लिए सही नहीं है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए और हर दिन मेरे साथ यही चीज़ें होती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी और ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स को भी दिखती थी। और एक दिन इसी वजह से वो सब मिलकर खुद एचओडी के पास गए और उन्होंने अपने सामने ही एचओडी को सीसीटीवी चेक करवाया, जिसमें वो साफ साफ देख सकते थे हर एक चीज़ को, किस तरह मैं हर क्लास में नॉर्मल रहती थी और उस एक पर्टिकुलर क्लास में आकर मेरे साथ वो सब होता था। सभी स्टूडेंट्स ने एचओडी से रिक्वेस्ट करी कि क्लास को चेंज करा जाए और अनऑफिशियली एचओडी हमारी बात मान गए और हमारी क्लास कंप्यूटर लैब में शिफ्ट हो गई। उस दिन से मैंने जब भी क्लास ली कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने वहाँ पर 4 साल तक पढ़ाया, बट कभी भी मैं वापस उस रूम के अंदर नहीं गई। बात करूँ अभी की, तो लगभग 2 साल पहले मैंने न्यूज़ में उस जगह के बारे में देखा। हो सकता है आपको मूवी की स्टोरी की तरह लगे, बट उस जगह पर वाकई में एक शमशान घाट था। बट उस ज़मीन को लेकर उसके ओनर के ऊपर केस था हाई कोर्ट में। वो एक शमशान की ज़मीन थी जो कि उन्होंने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखी थी। वहाँ पर ना तो कभी कोई पूजा हुई और ना ही कोई शुद्धिकरण। यहाँ ये बात पूरी ज़मीन को नहीं बल्कि ज़मीन के एक पर्टिकुलर हिस्से की है। मुझे पता लगा कि उस ज़मीन के ऊपर केस अब भी चल रहा है, बट उस कॉलेज के कुछ पार्ट्स को बंद कर दिया गया है और ये ख़ास तौर पर वही भाग है इस रूम में हमारे साथ ये सब अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होती थी। इवन बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ ये सब घटनाएं हुई, वहाँ पर और भी कई लोग थे, बट सबका मुंह बंद करा दिया गया। आप इस बात पर यकीन करो या नहीं, बट मैं ज़रूर मानती हूँ उस एरिया में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी थी जो कि शायद बिन बुलाए मेहमानों को पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। हो सकता है मेरे साथ घटी ये घटना आपको डरावनी ना लगे, बट मेरे लिए तो डरावनी भी है और बिल्कुल सच्ची भी। अब डिसाइड आप करिए, आपको सच्ची कहानी जाननी है या फिर डरावनी। राजीव कुछ सालों बाद अपने गांव सोनी गांव जा रहा था। साथ में उसका दोस्त रोहित भी था। दोनों साथ ही शहर आए थे। एक साथ दोनों पढ़े लिखे, मगर हर जगह काम मिला पर टिक नहीं सके। थक हार कर दोनों ने अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया। रोहित का खाना बनाने का जादू यहाँ पर काम आया। स्टॉल चल गया। दोनों कुछ सालों से गांव नहीं जा सके क्योंकि शहर से गांव बहुत दूर था। तो अब दोनों ने आखिरकार कुछ दिन के लिए गांव जाने की सोची। एक शाम संडे के दिन स्टॉल उन्होंने बंद करा और पास ही के एक होटल पर चाय पीने गए। चाय पीते वक्त रोहित को किसी का कॉल आया और उसने रिसीव करा। सालों कितना वक्त हो गया मिले हुए, फ़ोन करने का वक्त भी नहीं तुम पे। सामने उनका पुराना दोस्त चेतन बात कर रहा था। यार यहाँ काम इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता, वैसे भी गांव में रखा ही क्या है, मैं कहता हूँ तू भी मुंबई आ जा। राजीव बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों साथ में आना अगले हफ्ते, मेरी शादी है, और सुन अगले संडे तक आ जाना, ठीक है ना सालो। इसके बाद कॉल कट हो गया। राजीव ने ट्रेन की टिकट कंफर्म करी और बोला, नहीं गए तो सारी उम्र ताना देता रहेगा कि शादी में भी नहीं आए। चेतन की आदत उन्हें पता थी क्योंकि तीनों साथ ही पढ़े थे और गांव में जब तक थे तब तक साथ ही थे। एक हफ्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज रहे थे
और रोहित ने राजीव को उठाया, जो कि गहरी नींद में सो रहा था और सोते सोते ही बड़बड़ा रहा था, सोने देना यार। अबे चल, उठना नहीं है क्या? जल्दी उठ और फ्रेश हो, 5 बजे की ट्रेन है। राजीव जल्दी से फ्रेश हुआ और रोहित तैयार हो चुका था। राजीव भी तैयार हुआ। दोनों ने वक्त देखा तो 4:45 हुए थे। सामान रात को ही इन्होंने पैक कर लिया था। दोनों ने घर में ताला लगाया और स्टेशन की ओर निकल गए। स्टेशन पास ही था और जब वहाँ पहुँचे तो ट्रेन उन्हें ट्रैक पर लगी हुई मिली। दोनों ट्रेन में चढ़े और अपनी बर्थ पर उन्होंने सामान रखा और उसके बाद बाहर चले गए। उन्हें पता था ट्रेन थोड़ी देर रुकने वाली है। दोनों को भूख नहीं लगी थी, मगर स्टेशन पर गुप्ता जी का नाश्ते का स्टॉल देखकर दोनों चल दिए। रोहित और राजीव दोनों गुप्ता जी को तब से जानते थे जब से वो पहली बार मुंबई आए थे। दोनों को एक साथ देखकर वो थोड़े हैरान हुए और बोले, अरे भाई, आज दोनों साथ कहाँ घूमने जा रहे हो? नहीं काका, बस कुछ दिन के लिए गांव जा रहे हैं, वो दोस्त की शादी है। तभी गुप्ता जी ने दोनों को गर्मा गर्म पोहा दिया और दोनों ने नाश्ता करा और उन्हें शुक्रिया किया। रोहित ने पैसे देने चाहे, मगर गुप्ता जी ने मना कर दिया। ठीक है बेटा, संभल कर जाना, कहकर उन्होंने उन्हें विदा कर दिया। पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तब तक दोनों ट्रेन में जाकर बैठ चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और दोनों शहर को टकटकी लगाकर देख रहे थे। एक और अपनों से मिलने की खुशी और दूसरी ओर इतने साल शहर में रहते हुए उन्हें यहाँ से भी लगाव हो गया था। ट्रेन शहर को छोड़कर आगे बढ़ रही थी। रोहित खूबसूरत वादियों को मज़ा ले रहा था और दूसरी ओर राजीव, उसकी तो आंख लग गई थी। राजीव की अचानक आंख खुल गई। जब उसने बाहर देखा तो ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी थी। धूप निकल आई थी और रोहित को सामने ना पाकर राजीव चारों ओर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और तभी देखा कि रोहित सामने से आ रहा था। दोनों हाथ में उसके प्लेट थी छोले भटूरे की। राजीव पास गया और उस पर बरस पड़ा। अबे इतना घबरा गया था मैं, एक बार बता के तो जाता। तू सो रहा था इसलिए नहीं बताया, और स्टेशन पर खाना ठीक नहीं मिलता इसलिए स्टेशन के बाहर गया था। दोनों ने ट्रेन में बैठकर नाश्ता करा। तब तक ट्रेन चल पड़ी थी और दोनों दोस्त नई पुरानी बातें याद कर रहे थे। बातें करते करते और सफ़र का मज़ा लेते हुए समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई। ट्रेन में उनके अलावा अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। अब उन्हें भूख भी सता रही थी। रोहित ने बैग से टिफ़िन निकाला जो कि स्टेशन से उसने पैक करवाया था। यार टिफ़िन जल्दी खोल, भूख लग रही है अब तो। सब्र कर, खाना भाग नहीं रहा, टिफ़िन खोलते हुए रोहित ने बोला। टिफ़िन खोलते ही खुशबू हर तरफ फैल गई, दाल पुलाव और पराठों की। इससे रोहित की भूख और बढ़ गई थी। दोनों खाना खाने ही वाले थे कि तभी राजीव को सामने एक फटे पुराने कपड़ों में लंबा चौड़ा आदमी दिखा जो लगातार खाने की ओर घूर रहा था। राजीव ने उसे देखा तो उसने रोहित को बताया और रोहित ने देखा तो वो बोल पड़ा, यार तुझे नींद आ रही है, वहाँ कोई नहीं है, खाना खा और सो जा। राजीव ने चुपचाप खाना खाया और बिस्तर लगाकर ऊपर की बर्थ पर सो गया। रोहित ने पूरे डिब्बे में देखा पर पूरा डिब्बा खाली था। रोहित ने कुछ वक्त फ़ोन चलाया और तभी सामने से गुप्ता जी का कॉल आ गया। सामने से गुप्ता जी बोले, बेटा एक बात बतानी है तुम्हें। जिस ट्रेन के डिब्बे में तुम हो वो भूतिया है। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी थी मगर तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। ट्रेन में बैठ तो गए हो पर संभल कर रहना। दिन में तो सब ठीक रहता है मगर रात में सब कुछ बदल जाता है। रोहित भूत जैसी बातें नहीं मानता था। फ़ोन रखकर वो बिस्तर पर लेट गया और अब वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी एकदम से उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। वो बिस्तर से उठा और उसने रोहित को आवाज़ दी और आगे चल दिया। सामने उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसके दोस्त की लाश सामने पड़ी थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और आंखें बाहर को निकली हुई थी। रोहित हड़बड़ी से एकदम उठा और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो उठा और ऊपर की बर्थ पर देखा तो वहाँ पर राजीव नहीं था। रोहित ने पूरा डिब्बा ढूंढ लिया और उसके हाथ पाँव फूल गए। वो टगमगाते पैरों से बाथरूम की ओर गया
और वहाँ पास ही में एक किन्नर खड़ी थी जो कि उसे अजीब तरह से देख रही थी। जब वो बाथरूम के पास गया तो उसने देखा कि अंदर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला, तभी सामने उसका दोस्त खड़ा था और उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। ये कोई मजाक का वक्त है? मेरे सर पे चोट लगी है, तूने बाहर का दरवाज़ा क्यों लगा दिया? गुस्सा होकर राजीव बोला। यार मैंने कोई मजाक नहीं करा और मुझे लगता है कि ये उस किन्नर का काम है जो बाहर खड़ी थी। हमारे अलावा इस ट्रेन में कोई नहीं है, गुस्सा होकर राजीव बोला। दोनों ने पूरा डिब्बा देखा मगर उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। रोहित ने राजीव को पास बिठाया और उसके सर पर बैंडेड लगाई। भाई मेरी बात सुन, इस डब्बे में कुछ तो है। काका का कॉल भी आया था, वो बोल रहे थे, और मैंने उसके बाद एक किन्नर भी देखी जबकि पूरा डिब्बा खाली है। तो किन्नर कहाँ गई? ट्रेन तो अब तक कहीं पर रुकी भी नहीं है। एक ही सांस में रोहित सब बोल गया। मैं जब बाथरूम करने गया तो मुझे भी एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा था जो कि कुछ अजीब था। इस डिब्बे में कुछ तो गड़बड़ है सच में। तभी एक सुरंग आ गई और उसमें जाते ही अंधेरा छा गया। तभी रोहित को कोई घसीटने लगा और रोहित ने देखा तो उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि ये वही लंबा चौड़ा आदमी था जिसको उसने पहले देखा था। उसके सिर पर सींग थे और उसके ऊपर एक किन्नर उसे नोचना चाहती थी। रोहित ये देखकर बेहोश हो गया और उसे अब वो राक्षस ट्रेन से फेंकने वाला था। तभी राजीव ने पीछे से अभिमंत्रित माला उस राक्षस के ऊपर फेंक दी। जैसे ही उस राक्षस को वो माला छुई, वो तड़पने लगा और रोहित वहीं गिर गया। रोहित को होश आया तो सामने राजीव खड़ा था और उसके ऊपर पानी की छींट मार रहा था। रोहित का बदन गर्म हो गया था। देख भाई, ये डिब्बा भूतिया है, वो तो ठीक है, मेरे पास वो माला थी, वरना। ये बोलकर राजीव चुप हो गया। अब तो वो भी नहीं है। तभी रोहित ने देखा कि सामने वही किन्नर और इंसान खड़े थे। रोहित डर के मारे कांपने लगा। राजीव को समझने में देर नहीं लगी। उसने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो ताकतें उन दोनों के पास नहीं आ पाई मगर दूर से ही उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। रात को 3 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी और दोनों डरते हुए ट्रेन से उतर गए। राजीव और रोहित ने देखा कि वो दोनों भूत और चुड़ैल उन दोनों को उस डिब्बे से देखकर डरावनी हंसी हंस रहे थे। वो दोनों भागकर स्टेशन मास्टर के रूम में गए और स्टेशन मास्टर को उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर समझने में देर नहीं लगी। घबराओ नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं आएंगे। तुम थके हुए हो, सो जाओ, सुबह सब कुछ बताता हूँ। रात भर दोनों दोस्त सही से सो नहीं सके। वही डरावने पल उन्हें याद आ जा रहे थे। दोनों फ्रेश हुए और तभी स्टेशन मास्टर भी वहाँ पर आ गया, पर अब ये वो कल वाला स्टेशन मास्टर नहीं था। तब राजीव ने पूछा, सर कल जो स्टेशन मास्टर थे वो कहाँ गए? तब वो चौंक कर बोला, मैं ही यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। तब उन दोनों ने अपने साथ घटी घटना उसे बताई। उन दोनों ने जो हुलिया बताया ये सुनकर वो स्टेशन मास्टर चौंक गया। तुम उन्हीं की वजह से बच गए हो, वरना वो ताकतें तुम्हें छोड़ती नहीं, और उनको मरे हुए कई साल हो गए हैं। आज भी वो लोगों की मदद करते हैं, वरना वो ट्रेन तो स्टेशन पर रुकती भी नहीं है। और उस ट्रेन के डिब्बे की बात है तो वो किन्नर और वो आदमी एक साथ काम करते थे। रात को वो पूरी ट्रेन में लूटपाट किया करते थे। एक बार वो उस बोगी में लूटने के लिए चढ़े थे और तभी किसी की नींद खुल गई। उसने शोर करा और फिर क्या था, सब लोगों ने मिलकर उनको बहुत मारा और पुलिस के डर से वो दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। किस्मत दोनों की खराब थी और दोनों की मौत हो गई। तब से ही उनकी आत्मा वहाँ पर भटकने लगी और लोगों को परेशान करने लगी। तुम्हारी किस्मत सिकंदर है सिकंदर, जो तुम लोग यहाँ पर आ गए। राजीव और रोहित फिर बस से अपने गांव चले गए। मन ही मन उन्होंने उस स्टेशन मास्टर को धन्यवाद करा और अपने दोस्त की शादी में शामिल हुए। उस रात की घटना को याद करके आज भी वो ट्रेन में बैठने से कतराते हैं। गायत्री अपने कमरे में आराम से सो रही थी। देर रात उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, पर नींद में होने के कारण वो उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है।
आधी रात को अचानक से उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है और वो आधी नींद में ही बेड के पास पड़े टेबल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है, बट दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। गायत्री 2-3 बार हेलो बोलती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कॉल कट करके सो जाती है। लगभग 5 मिनट बाद गायत्री का मोबाइल दोबारा बजता है और इस बार वो कॉल रिसीव नहीं करके उसे कट करके सो जाती है। वो गहरी नींद में होती है कि तभी कोई उसकी ओढ़ी हुई चादर धीरे धीरे खींचने लगता है। गायत्री को भी महसूस होता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है और वो एकदम से उठकर लाइट चालू करती है तो देखती है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। तभी उसका गला सूखने लगता है और वो पानी पीने के लिए पास के टेबल पर पड़े जग को उठाती है और उसे तभी याद आता है कि वो जग में पानी रखना तो भूल ही गई। वो किचन में जाती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रही होती है कि वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने किसी शख्स की परछाई उसके कमरे की तरफ जाती है। वो किसी को इस तरह अपने कमरे में जाता देख घबरा जाती है। गायत्री को अजीब भी लगता है क्योंकि वो इस घर में अकेली ही रहती है, तो फिर आखिर कौन हो सकता है। ये सोचते हुए जल्दी से पानी की बोतल फ्रिज में वापस रख कर उस परछाई को देखने के लिए वो अपने कमरे में जाती है। गायत्री पूरे कमरे में नज़र दौड़ाती है पर उसे तब कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे समझ में भी नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो पूरे घर में घूमकर चेक करती है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, कोई चोर या कुछ, बट वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। वो सोचती है कि शायद उसे वहम ही हुआ होगा और इतना सोचकर वो अपने रूम में जाकर लाइट्स ऑफ करती है और बेड पर सो जाती है। गायत्री आराम से सो रही होती है कि तभी जैसे उसे कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। अपना नाम सुनकर गायत्री आधी नींद में ही अपने बेड पर उठकर आंखें मलने लगती है और बोलती है, कौन है? उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता उसको। गायत्री एक बार फिर से कहती है, कौन है? तभी वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर अंधेरे कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाती है और तब उसे कोने में खिड़की के पास चांद की हल्की रोशनी में किसी शख्स की परछाई दिखाई पड़ती है, पर गायत्री उस शख्स का चेहरा सही से नहीं देख पा रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा होने के कारण गायत्री को कुछ भी अच्छे से दिख नहीं पा रहा था। वो डरते घबराते हुए लाइट्स ऑन करती है पर कमरे की लाइट्स चालू ही नहीं होती। तभी गायत्री पास ही पड़े टेबल पर अपना मोबाइल उठाती है और उसका फ्लैश ऑन करती है। उसी की रोशनी में वो थोड़ी हिम्मत करके अपने बेड से उठकर उस शख्स की तरफ जाती है और उसके पास जाकर उससे डरते और घबराते हुए बोलती है, कौन हो तुम? गायत्री मोबाइल की फ्लैश में भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो शख्स दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। गायत्री डरते हुए उस शख्स के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, कौन हो तुम? गायत्री का इतना बोलना ही था कि वो शख्स पीछे मुड़ता है और गायत्री के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है, तुम। ऐसा बोलते हुए अपने कदम वो पीछे लेने लगती है। वो शख्स एक डरावनी मुस्कान देते हुए बोलता है, क्या हुआ? मुझे पहचान नहीं पाई मेरी प्यारी गायत्री? तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारी आहट पहचान लेती हूँ, फिर आज क्या हुआ? पर तुम हाँ, मैं तो। इतना बोलकर अभिनव गायत्री की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैं तो मर चुका हूं, तुम अभी नहीं हो सकते। क्यों? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? अपने कदम पीछे लेते हुए गायत्री कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है, पर दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ ही उसके मुंह पर बंद होता है। वो जोर से चिल्लाती है। गायत्री की आंख एक बुरे सपने से खुलती है और वो एक गहरी सांस लेते हुए मन में सोचती है, उफ, बस एक सपना था। वो बेड के पास ही रखे टेबल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर उसमें समय देखती है तो रात के 2 बज रहे थे।
वो टेबल पर मोबाइल रखने जाती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। मन ही मन वो सोचती है कि इस समय किसका कॉल है, बट वो नाम पढ़कर हैरान रह जाती है। अभी अचानक से उसके कमरे में उसे ठंड का एहसास होने लगता है। तभी उसे अपने कानों के पास किसी की तेज़ सांसों की आवाज़ आती है और वो जो भी था उसके कानों में धीरे से कहता है, मुझे भूल गई। डर की वजह से गायत्री का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो डरते हुए रूम की लाइट को ऑन करती है। कमरे की लाइट अपने आप अचानक जलने बुझने लगती है और गायत्री जब पलटकर उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो कमरे की जलती बुझती लाइट में उसे अभिनव का चेहरा दिखाई देता है। वो डरते हुए बेड पर से उठकर बाहर की तरफ भागने के लिए रूम के दरवाजे तक जाती है, पर उसकी लाख कोशिश के बाद भी रूम का डोर नहीं खुलता। उसे थोड़ी देर पहले आए अपने सपने की याद आती है तो वो अपने आप से कहती है, नहीं, ये सब बुरा सपना है। गायत्री जाग जा, अभिनव वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है, ये एक सपना है। तभी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ अभिनव उसे दिखाई देता है और कुछ दूरी पर खड़ा होकर वो उससे कहता है, सपना नहीं सच है, मैं वापस आ गया हूँ। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और तुम मुझे देखकर खुशी नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए मर कर भी लौट आया हूँ। इतना प्यार करता हूँ तुमसे और तुम इस बात से थोड़ी सी भी खुश नहीं हो। आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा? बोलते बोलते गायत्री रोने लगती है। मैं गांव से शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी और कुछ बनने के लिए आई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और ना ही ये सोचने का वक्त है मेरे पास। फिर भी तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। पर उस दिन जब मैंने क्लास में सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और इलाज के दौरान तुम्हारी मौत हो गई तो मुझे लगा, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा पीछा छूट गया मुझसे। बहुत निर्दयी हो तुम। तुम्हें मेरी मौत का थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ? तुम अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है और मुझसे दूर रहो। वैसे भी इस दुनिया से तुम जा चुके हो, तो अब ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। ऐसा क्या, मैं आज क्या कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें कभी भी किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं और तुम, हमारी दुनिया एक साथ है। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, खुद तुम भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हारा क्या मतलब कि हम तुम्हारी दुनिया में रहेंगे? गायत्री और कुछ कहती इससे पहले ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से गायत्री की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अगले दिन शाम के वक्त गायत्री की आंख अचानक से खुलती है। उसके कानों में कई सारी आवाज़ें गूंज रही थी। वो अपने आसपास देखती है तो वो अपने कमरे में थी और उसे कल रात की बात याद आती है। तो अपने आप से कहती है कि अभिनव वापस कैसे आ सकता है, और उसका कहने का क्या मतलब था कि अब हम उसकी दुनिया में एक साथ रहेंगे। तभी बाहर से आती हुई आवाज़ों से उसका ध्यान टूटता है और अपने आप से वो कहती है, ये सब आवाज़ें, ये सब तो बाहर से आ रही हैं। गायत्री अपने रूम से बाहर निकलकर देखती है तो उसके आंगन में उसकी माँ और उसके पापा फूट फूट कर रो रहे थे और उसकी आंखों के सामने उसका मृत शरीर पड़ा था। गायत्री की फ्रेंड सुनिधि उसे आज सुबह कॉलेज जाने के लिए उसे बुलाने आई थी, पर उसके कई बार नॉक करने पर भी जब गायत्री ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया। सुनिधि ने अंदर जाकर देखा तो गायत्री अपने रूम में फर्श पर पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। तभी सुनिधि ने कॉल करके गायत्री की माँ और पापा को गांव से शहर बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। गायत्री अपनी माँ और पापा को रोता देखकर बहुत दुखी होती है और तभी उसके पीछे अभिनव आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कहा था ना मैंने, मैं तुम्हें किसी भी कीमत में पाकर रहूँगा। इतना कहकर वो गायत्री की तरफ कदम बढ़ाता है कि अचानक गायत्री की आत्मा एकदम से चमक उठती है और धीरे धीरे गायत्री गायब होने लगती है और जाते जाते वो उससे कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकते,
क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं करा, बस पागलों की तरह मुझे पाने के बारे में सोचा। लेकिन मैंने हमेशा अपने सपनों से प्यार किया और उन्हें पूरा करने की कोशिश करी, पर तुमने मेरी ज़िंदगी और मेरे सपने सब मुझसे छीन लिए। अब तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी इसी तरह एक आत्मा बनकर काटोगे। इतना बोलकर गायत्री हमेशा के लिए गायब हो गई और अभिनव वहीं खड़ा हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रह गया। छोड़ो मुझे इस तरह बंदी बनाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मेरे शरीर को कैद किया है, मेरे पंखों को नहीं। रोशनी के माथे पर पसीने उभरने लगे थे, उसकी आंखें बंद थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही थी। उसके पैरों में एक अजीब सी जकड़न थी, मानो कोई उसे पकड़े हुए है। होठ फड़फड़ा रहे थे और आवाज नहीं निकल पा रही थी। अचानक से ही अलार्म की आवाज से वो झट से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। गला सूख गया था। सपना था। पसीना पोंछते हुए उसने बुदबुदाया। सुबह के 5 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लिया। रोशनी को ऐसे डरावने सपने बहुत बार आए हैं, पर यह सपना उसे बचपन से परेशान कर रहा है। रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसका कॉलेज दूसरे शहर में था, इसलिए वो अकेली रहती थी जोधपुर में। कॉलेज जाने के लिए वो बस में बैठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। पेड़ों को देखते देखते वो अपने सुबह के सपने में खो गई। खिलखिलाती हुई किसी लड़की की हंसी, पायल की छन छन, सुरीले गीतों की आवाज, पानी में पैरों की छटछाहट और उसका शोर। बड़े बड़े महल, खूबसूरत कारीगरी, पैरों में बंधी बेड़ियां, रोता चेहरा और जमीन पर गिरे हुए आंसू। यह कुछ धुंधली तस्वीरें थी जो कि बचपन से रोशनी के सपनों में आती थी। रोशनी कभी इस पहेली को सुलझा नहीं पाई कि आखिर क्यों उसे ये सब चीजें बार बार दिखाई देती हैं, क्यों उसे ये सब याद करने से घुटन महसूस होने लगती है। अभी 1 महीना पहले ही तो उसका एडमिशन जोधपुर के कॉलेज में हुआ है। जब से वो यहाँ आई है तब से ऐसी एक भी रात नहीं है जिसमें रोशनी को ये धुंधली तस्वीर ना दिखी हो। जाने क्या नाता है इस शहर का रोशनी से कि उसे यहाँ घुटन में भी सुकून मिलता है। ये सब सोचते सोचते उसका कॉलेज आ गया और वो अपने ख्यालों से बाहर आकर हकीकत में पहुंच गई। कॉलेज में वो रोज की तरह अपने दोस्तों से मिली। हे रोहन, हे शिखा, निशान, सूरज, हाय, मुस्कुराते हुए रोशनी ने कहा। सबसे हंसी मजाक करा और तभी क्लास की घंटी बज पड़ी। सब क्लास में चले गए। क्लास खत्म होने के बाद सब सामने वाले पार्क में बैठकर बात करने लगे। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। शिखा हंसते हुए बोली, अकबर बीरबल की। और ये सुनकर सब हंसने लगे। नहीं, रोहन गुस्से से बोला। सभी शांत हो गए। ये कहानी है चांद बावड़ी की। वैसे तो उसे कई सालों से खूनी बावड़ी कहते हैं, क्योंकि जो भी वहां गया है आज तक नहीं लौटा। बेसिकली इट्स लाइक एन इंडियन अर्बन लेजेंड। सुना है वह सभी लोगों को निकल जाती है। रोहन ने धीमी आवाज में कहा। व्हाट नॉनसेंस, तो आज के जमाने में होगा इन सब बातों पे यकीन करता है? निशा ने चिढ़ते हुए बोला। सूरज ने कहा, क्या यार रोहन, तू कब से इन बातों पर विश्वास करने लगा? रोशनी चुपचाप बैठी थी। उसने सहमी सी आवाज में पूछा, ऐसा क्या हुआ था उस जगह पर? ये कहानी तो वहां जाकर ही पता चलेगी, क्योंकि खूनी बावड़ी की कहानी का रहस्य आज भी रहस्य है। बस इतना पता है कि वहां बहुत सुंदर रानी थी, चांद जैसे चेहरे वाली, इसलिए राजा ने उसकी बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा था। रोहन ने कहा, तू हमें सब क्यों बता रहा है? क्योंकि हम सब आज शाम को वहां जा रहे हैं, इसलिए। है हिम्मत? रोहन ने जोश में बोला। हम ये सब नहीं मानते, हम जरूर चलेंगे, देखते हैं किसको कौन निकलता है, सबने एक स्वर में कहा। रोशनी मना करना चाह रही थी पर तब भी कह नहीं पाई। शाम हो गई थी और सब लोग किले के बाहर आ गए थे। किले की सुंदरता और कलाकारी को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थी। रोशनी को जगह जानी पहचानी लग रही थी। वो आगे बढ़ने लगी और किले के अंदर पहुंच गई।
कोई इतनी सुंदर जगह को खूनी कैसे बता सकता है? शिका ने खुशी से बोला। रोशनी वहां की दीवारों की खुशबू को महसूस कर पा रही थी, मानो ये सब उसी का हो। महल में लगी चित्रकारियों को देखकर उसे याद आया कि ये सब वही है जो उसने बचपन से अपने सपने में देखा है। वो अधीर होने लगी और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। तुझे क्या हुआ? सूरज ने रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नथिंग। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। उसके सामने वो बावड़ी की ओर जाती हुई सीढ़ियां थी। जैसे जैसे सीढ़ियां उतरती वैसे वैसे पायल की छनछन उसके कानों में गूंजने लगती। हवाएं उसका चेहरे को छूते हुए बालों से गुजर रही थी। उसके सपने की धुंधली तस्वीर उसके आगे आ रही थी। सब लोग पानी तक आ गए थे। पानी आज भी शीतल, साफ और गहरा था। तो ये है खूनी बावड़ी। खूनी नहीं, सच में चांद लगती है, निशा ने जोर से बोला। सूरज ढल चुका था और तारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे थे। उन्होंने वहीं पर सूखी लकड़ियों में आग जलाई और बात करने लगे। रोशनी का बातों में कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। देख लिया रोहन, जो तूने सुनाया था वो सब बस झूठी अफवाहें थी और कुछ नहीं, शिखा ने जोर देते हुए कहा। हाँ भाई, मान लिया, रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सब कुछ अचानक शांत हो गया। ठंड बढ़ने लगी थी। हवा जोर जोर से चलने लगी थी। सरसराती हुई पत्तियों की आवाज कान में पड़ रही थी कि अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। सबके चेहरे पर एक साथ हवाइयां उड़ गई। ये आवाज? सूरज ने डरते हुए पूछा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारी औरतें घाघरा पहने हुए घूंघट में, हाथ में मशाल लिए उनकी ओर आ रही थी। सब जोर से चिल्ला पड़े। तभी पानी में से एक हाथ ने रोशनी के पैरों को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। बचाओ, रोशनी चिल्लाकर बोली। जब तक बाकी सबने रोशनी को देखा तब तक वो पानी के अंदर जा चुकी थी। वो बाहर निकलने का जितना प्रयास करती उतना ही अंदर जाने लगती। वो थक गई थी और आखिर बेहोश हो गई। उसके कानों में मधुर स्वर गूंज रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंख खोली वो हैरान रह गई। उसके सामने महल का दरबार था, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की राजा के लिए गाना गा रही थी। सोने सा चमकता बदन, नीली आंखें, गुलाबी होठ, 16 श्रृंगार से लदी हुई लाल घाघरे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। क्या बात है रानी रूप, मन करता है कि तुम्हारी आवाज बस सुनते रहो। सच में तुम्हारी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। तुम्हारी खूबसूरती हमारे शान में चार चांद लगा देती है। शुक्रिया महाराज, परंतु मुझे मेरी खूबसूरती ने कैद कर रखा है। इसी के कारण मुझे महल से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। मेरा यहाँ पर दम घुटने लगा है। मुझे आजादी चाहिए। मुझे आपके महल के ऐश्वर्य से ज्यादा प्रिय मेरी आजादी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस कैद से आजाद कर दिया जाए। रानी रूप इतना कहते कहते रो पड़ी। राजा बहुत गुस्से वाला था। कोई उसे या उसकी बात को ठुकरा दे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। रानी रूप, राजा गुस्से में कहते हुए उठ खड़े हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आगे हमारे दिए हुए ऐश और आराम को ठुकरा कर आम लोगों की तरह जीवन बताने की बात कर रही हो। इसका परिणाम जानती हो? परिणाम चाहे जो भी हो, मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ। राजा ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और घसीटकर उसे बावड़ी के पास ले आया। ये चांद बावड़ी हमने तुम्हारे रूप को देखते हुए बनवाई थी। आज तुम्हारा अंत यही होगा। तुम सिर्फ हमारे लिए बनी थी। तुम्हारे रूप को कोई और देखे ये हम कदापि नहीं होने देंगे। राजा ने गुस्से से कहा। उसने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, रानी रूप और उनकी सहेलियां एवं दासियों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए और पानी में डाल दिया जाए। यही इनकी आजादी है। इतना कहकर राजा वहां से जाने लगा। छोड़ दो मुझे, तुम मुझे बांध कर मुझे बंदी बनाकर कभी नहीं खुश रह पाओगे। तुमने मेरे शरीर को बंदी बनाया है, मेरे पंखों को नहीं। इतना कहते हुए रानी रूप पानी में डूबती जा रही थी। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पास पड़े शरीर उठाकर वो पानी में कूद गई और रानी रूप को आजाद करने की कोशिश करने लगी। उसके प्रयास सफल हो रहे थे। बेड़ियां खुलने लगी थी और रानी रूप मुस्कुराने लगी थी।
कितने वर्ष लगा दिए तुमने मुझे आजाद कराने में। रानी रूप करुणा में स्वर में बोली। मैं कुछ समझी नहीं। रानी रूप ने उसे गले लगाया और बोला, तुमने मुझे नहीं खुद को आजाद कराया है। तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हो। इतना कहते हुए रानी रूप जगमगाती हुई अपने पंख खोलकर आसमान में चली जाती है। रोशनी की आंखों में खुशी और चमक थी। उसने आंखें बंद की और अब उसे सुकून मिल रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने आप को अपने दोस्तों के बीच पाया। सब उसे जगा रहे थे। रोशनी, तुम ठीक हो? सबने पूछा। और तुम पानी से बाहर कैसे आई? रोहन ने हैरानी के साथ पूछा, अपने पैरों की बेड़ियां खोलकर। रोशनी ने विश्वास भरी मुस्कुराहट